वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हमने कल चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दिया था और अभी हम चैप्टर नंबर 8 चालू करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर। मेरा नाम प्रतीक खत्री है, जैसा कि आप जानते हो, और मैं टोटल 4 मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक के प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। सॉरी, कॉमर्स के 4 चैप्टर, 4 सब्जेक्ट: इकोनॉमिक्स, ओसी, अकाउंट्स और स्टेट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी हम एग्रीकल्चर से चालू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन है। देखो, एक तो एग्रीकल्चर बहुत ही प्राइमरी और इम्पोर्टेंट सेक्टर है पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स के लिए। सेक्टर है वो सिर्फ फूड ग्रेन प्रोवाइड नहीं करता, वेजिटेबल भी प्रोवाइड नहीं करता, या सिर्फ फ्रूट्स फ्लावर प्रोवाइड नहीं करता, पर ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है हर कंट्री की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एग्री प्रोडक्शन है और जो एम्प्लॉयमेंट है और वो इनकम जनरेशन है, वो अलग अलग प्रोपोर्शन में है इस एग्रीकल्चर सेक्टर की, अलग अलग कंट्री में। मतलब किसी किसी कंट्री में प्रोडक्शन कम है, एम्प्लॉयमेंट उसमें ज़्यादा है, जैसे इंडिया, और इनकम भी कम है। या किसी किसी डेवलप्ड कंट्री में ये तीनों की तीनों ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट भी है और इनकम भी अच्छी है एग्रीकल्चर में। तो ये इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी कंट्री में। अभी तो बोल सकते हैं कि ये एक बैकबोन है इकोनॉमी का, बैकबोन। अभी जैसा एशियन टाइम है, उसमें जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, बहुत ही लार्ज स्केल पे था और इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंड था और उसको एग्रीकल्चर नेशन भी बोला जाता था। और इसी हाई डिपेंडेंसी की वजह से जो उसका प्रोडक्शन है और जो उसका एम्प्लॉयमेंट है, उसका एक्सपोर्ट है, काफी हद तक ओवरऑल इंडिया का प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट, वो एग्रीकल्चर पे ही निर्भर था। और ऐसा बोल सकते हैं कि एक लाइफ लाइन था इंडिया की, और ये हम बोलते हैं कि एक बैकबोन था इकोनॉमी का, इंडियन इंडियन इकोनॉमी का। और तभी आज भी इंडियन इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, भले अलग अलग एक्सपेक्ट्स में ही क्यों ना हो। उसका एक मेन रीजन क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जो फूड ग्रेन चाहिए और वेजिटेबल्स चाहिए, और जो फ्लावर्स चाहिए, वो सिर्फ वो नहीं, रॉ मटेरियल भी देता है। पर ये आजकल फेल कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका यूज बढ़ रहा है। और अगर अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो साथ में रॉ मटेरियल भी इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा, तो इंडस्ट्री भी फेल हो जाएगी अलग अलग एग्रीकल्चर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। और जो ये इनफ क्वालिटी है, इनफ क्वांटिटी है, वो अवेलेबल नहीं होगी। मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन है वो भी काफी हद तक एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है, जो आजकल फेल हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब कॉस्टलियर हो जाता है, जो पीपल की जो लाइफ है उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अगर एग्रीकल्चर ढंग का नहीं होगा तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत महंगा होगा, कि सप्लाई अच्छी आ नहीं रही रॉ मटेरियल की, तो ऑब्वियस ही बात है इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट्स होंगे वो महंगे होंगे, और ये काफी हद तक पीपल की लाइफ को अफेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ में जो ये बिग प्रोडक्शन है, जो बिग बिग प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, जैसे 68.8% पॉपुलेशन, वो रूरल एरिया में रहती है। और जो रूरल एरिया है वो मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो अगर एग्रीकल्चर फेल होता है तो बहुत बड़े अमाउंट के लोगों की इनकम पे अफेक्ट करेगा, और उनकी इनकम बहुत नेगेटिवली अफेक्टेड होगी। तो इसी वजह से जो जो डिमांड होती है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, वो काफी हद तक इस एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड होती है। अगर इंडस्ट्री सेक्टर अगर सस्ता होगा, रॉ मटेरियल चीपली प्रोवाइड होगा इंडस्ट्री को, तो सस्ते प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। सस्ते प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी तो लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी प्रोडक्ट के लिए। और तभी अगर महंगे प्रोडक्ट आएंगे तो उनकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। सपोज अगर एक इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल है वो अबेंडेंस अमाउंट में नहीं मिल रहा, और दूसरी साइड
जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से डिमांड भी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिला, इनफ नहीं मिला, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो लोग जो प्रोडक्ट्स है वो कॉस्टली हो जाएंगे और लोगों की डिमांड उन प्रोडक्ट की तरफ कम हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर का फेलियर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी फेलियर है। और अगर ये दोनों बहुत बैडली अफेक्ट हुए तो समझने वाली बात है, जो थर्ड सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वो भी डाउनफॉल फेस करेगा ही इनकम का। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल होता है तो बोल सकते हैं कि एंटायर इकोनॉमी फेल हो रही है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर एग्रीकल्चर को सक्सीड करा दे, पूरा नेशन सक्सीड हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट है और जो सर्विस सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर पे कौन डिपेंडेंट है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो सर्विस सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत एक बड़ा बैकबोन है नेशन का। इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इस्तेमाल कर रहा है सिंस 1956, सेकेंड 5 ईयर प्लान। गवर्नमेंट ने बहुत ही एफर्ट डाले इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए और इंडिया को एज एक कैपिटलाइज्ड नेशन बनाने के लिए। पर जो ये बात नोटिस करने वाली बात है कि जो जो प्लानिंग एफर्ट्स थे, जो जिसने इंडस्ट्री पे फोकस किया, उससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और उसकी इनकम है, उसका एम्प्लॉयमेंट है, वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है और वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो जो इसमें जो मेन पॉपुलेशन है, जो 70% पॉपुलेशन है, उसको तो एम्प्लॉयमेंट मिली ही नहीं ना। उसको ना ही काम मिला, उसको ना ही एम्प्लॉयमेंट मिली, ना ही उसको डेवलपमेंट मिला। सिर्फ जो 30% या फिर 25% पॉपुलेशन जो अर्बन में रह रही है, उसको सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा मिल गया। तो उससे हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत पीछे रह गया। और आज भी जो 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 इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंडिया के एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे भाला है, वो सब तो जो डेवलप कंट्री है यूके और यूएस में, वहां पे म्यूजियम में रखे गए हैं कि भाले एक टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे। वो उनके म्यूजियम में रखे गए एग्रीकल्चर के लिए, एक टाइम पे भाले इस्तेमाल किए जाते थे, वो ऐसा बोल रहे हैं। और इंडिया आज भी बहुत पुराने इक्विपमेंट से एग्रीकल्चर सेक्टर को रन कर रहा है। मतलब आज के किसान भी इतने पुराने पुराने इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, बैल चलाते हैं, भाला चलाते हैं एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। तो ये एक चीज दिखाता है कि इंडिया कितना पीछे रह गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे जो अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो भी हमें देखनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जो ब्रिटिश रूल के पहले जो थी वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी थी। फिर ब्रिटिश रूल आया और उसके बाद ब्रिटिश रूल ने काफी चेंजेस लेके आए। और जब प्लानिंग पीरियड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो ज्यादा फोर्स किया गया कंट्री पे सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो उससे हुआ क्या, जो पास्ट सिनेरियो था और जो प्रेजेंट सिनेरियो था एग्रीकल्चर का, में कंपेयर करें तो बहुत एबनॉर्मल चेंजेस आए। अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करता है और प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करता है और एक्सपोर्ट इनकम भी देता है एज कम्पेयर टू पास्ट। पर जो जो चेंजेस आए हैं वो जो इन एरिया में आए हैं वो ज्यादा प्रिविलेंट नहीं है, ज्यादा ज्यादा टिके नहीं है वो चेंजेस। भले एग्रीकल्चर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कंट्री को देता हो, पर जो उसका शेयर है नेशनल रेवेन्यू में, नेशनल इनकम में, एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर, वो सबसे कम है। अब ये दिखा रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द जनता जिस इंडिया की जिस सेक्टर में लगी पड़ी है, वो बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता टोटल इनकम में।
इनफैक्ट जो बाकी सेक्टर है उससे भी काफी कम पार्ट कंट्रीब्यूट करता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पूरे इंडिया की नेशनल इनकम में। और अगर इस चेंज को हमें समझना हो तो हम अलग अलग पहले ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइम वाइज टाइम जो ट्रेंड दिए गए हैं, टाइम ग्राफ है, अलग अलग ट्रेंड दिए गए हैं। उस ट्रेंड के हिसाब से देखो कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इंडिया की नेशनल इनकम में। देखो 1950 और 51 में ये 53.1% था, 1960-61 में ये 48.7% था, 1970 और 71 में ये 42.3% था। आप देख रहे हो हर 10 साल में ये शेयर काफी हद तक कम हो रहा है। मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोग एम्प्लॉयड है और उसका शेयर कम हो रहा है। और ये कर करके बहुत शॉकिंग अमाउंट है, बहुत शॉकिंग परसेंटेज है। 2011-12 में सिर्फ 13.9% ओवरऑल नेशनल इनकम का सिर्फ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा था। मतलब 3 सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर में अभी भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है और अभी भी ये इतना कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, 13.9%। तो मतलब ये यहाँ पर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर काफी लोग गांव में फ्री बैठे हैं, क्या हो रहा है? पर इतना कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयड है अगर उसको निकाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर दिया जाए तो यहाँ तो उससे डेवलपमेंट होगा, या फिर एग्रीकल्चर को इतना एडवांस कर दिया जाए कि किसान भी अमीर हो पाए और जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो फिर से एग्रीकल्चर पे अच्छे से काम कर पाए, उनकी इनकम भी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े। पर ये बात बहुत खराब है, ये जो परसेंटेज है एग्रीकल्चर सेक्टर की नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो परसेंट बहुत गंदा है। फिर आगे आता है जो नेशनल इनकम है एग्रीकल्चर सेक्टर की। जो इनकम है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी सेक्टर है और इनकम ऑफ प्राइमरी सेक्टर है वो। और इसमें क्रॉप्स हैं, पॉलिटरी फार्मिंग है, फिशरी है, कैटल रेयरिंग है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है 2011-12 का जैसे मैंने बोला, वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था नेशनल इनकम में, वो जो 1950 टू 51 में था वो 53.1% था, तो रिड्यूस होके 13.9% हो गया 2011-12 में। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज है और ये दिखा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन 1956 में जो था उसको कितना ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया और इससे कितना ज़्यादा गिरावट आई नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। और जो स्पीडी प्रोग्रेस जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होनी चाहिए थी नहीं हुई। पर नेशनल जो जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें स्पीडी प्रोग्रेस देखी गई। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज बिकम कॉम्प्लेक्स इशू। अगर ये अच्छा डेवलपमेंट जल्दी नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया और भी ज़्यादा नीचे गिरेगा और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। और अगर एग्रीकल्चर में अच्छी फैसिलिटी नहीं है और लोग पुराने इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा अच्छा डेवलपमेंट और प्लानिंग उसमें हुआ नहीं है एग्रीकल्चर में, और जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अभी आगे आता है एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया को। इनफैक्ट आज भी इंडिपेंडेंस के टाइम ये 72% था। मतलब जो 72% लोग थे वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे, बोलो। उसके बाद भी सरकार पता नहीं क्या है, बेवकूफ हम क्या बोलेंगे, कि सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया इंस्टीड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्री का हो गया और सर्विस सेक्टर का हो गया, जहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन, मतलब 28% पॉपुलेशन सिर्फ एम्प्लॉयड थी। अब ये बताओ अभी क्या बोले अभी। और फिर 2001 और 2 में ये जो 72% आंकड़ा था एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट का, वो 58% हो गया और उसके बाद वो 49% पे आ गया 2014 और 15 पे। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर आपको ये 49% कम लग रहा हो तो बता दूं कि ये एक 1/3 पार्ट है। ये जो टोटल 3 सेक्टर है अपनी कंट्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी और
टेरिटरी सेक्टर, और इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, और वो 49% पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, जो बहुत बड़ा है। और इसका तो नेशनल इनकम पे कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 13.9%। आप देख सकते हो कितनी डिस्पैरिटी है, कितना बड़ा डिफरेंस है, और आप देख सकते हो कि देश कितनी बड़ी मुसीबत में है इस नंबर को देख के। फिर आगे आता है एक्सपोर्ट इनकम। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज होता है और उसमें जो अर्निंग है इंडिया की एक्सपोर्ट के थ्रू, उसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का इंडिपेंडेंस के टाइम 70% था। और जो टोटल जो एक्सपोर्ट की इनकम आती थी वो एग्रीकल्चर से 70% एग्रीकल्चर से ही आती थी। फिर डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सर्विस सेक्टर आगे बढ़ा, और जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपोर्ट में वो बहुत कम हो गया। और आज 2013-14 में जो आज का डिकेड है उसमें जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है टोटल एक्सपोर्ट में वो 14.2% है। अभी आप देख सकते हो ये कितना कम है, 14.2% कितना कम है। जबकि 49% जनता की एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पे है आज भी, और जो भी कंट्रीब्यूशन है वो 14.2% हो गया है एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट में, और नेशनल इनकम में 13.9%। ये नंबर बहुत खराब है, और ये नंबर सही नहीं है। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जनता एम्प्लॉयड है उसका बहुत बड़ा शेयर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, लोगों की इनकम अच्छी है। पर ये जो परसेंटेज दिए गए हैं वो सही नहीं है, वो मतलब कंट्री की बुरी दशा को दिखाते हैं। फिर आगे आता है लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखो, एग्रीकल्चर एक बेसिक सपोर्ट है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन। अगर एग्रीकल्चर कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हुआ तो हम बोल सकते हैं कि जो पीपल की लाइफ है इंडिया में वो अच्छी हुई। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी देखो, दो तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, फूड ग्रेन और कैश क्रॉप्स। जैसे जो सीरियल्स हैं वो सभी फूड ग्रेन्स में आ जाते हैं। और जो पॉपुलेशन का जो फूड ग्रेन है अगर अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो पॉपुलेशन को अच्छे अमाउंट में, सस्ते अमाउंट में फूड ग्रेन मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा। और जो कैश क्रॉप्स है वो कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, ऑयल सीड है, शुगर कैन है, एक्सेट्रा। और ये सब रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो फूड आइटम है वो मेनली डिपेंडेंट है वो फूड ग्रेन क्रॉप पे। अ, अगर ये सब दिखाता है कि प्रोडक्शन अगर इसका अच्छा होगा, तो लोगों को खाना अच्छा मिलेगा, लोगों को खाना अच्छा मिलेगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, वो हेल्दी रहेंगे। अभी के जो फार्मर है वो मेजरली जो एंगेज हुए हैं वो वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, और फ्लावर्स में है। तो हम अगर बोल सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हुआ तो वो लोगों की जो अच्छे खाने की जो नीड है वो तो सेटिस्फाई करेगा ही, पर साथ में फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। अगर एक फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी 395 ग्राम्स पर हेड है, पर हेड, पर डे, वो 1951 में थी। मतलब 1951 में जो फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी थी वो 395 ग्राम्स पर हेड पर डे थी, जो बढ़ के 511 ग्राम्स हो गई 2013 में। भले पॉपुलेशन बड़ी है इंडिया की, फिर भी ये 511 ग्राम्स हो गई 2013 में। तो हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सेटिस्फाई कर रहा है जो रिक्वायरमेंट है पीपल की इनफ क्वांटिटी में। तो हम बोल सकते हैं कि जो इससे एवरेज लाइफ स्पैन है लोगों का वो बढ़ जाएगा, और लोगों की जो उम्र है वो बढ़ जाएगी। तभी हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक बेसिक सपोर्ट है पूरे दुनिया की पॉपुलेशन के लिए। और अगर ये अच्छे अच्छे अमाउंट में, अबेंडेंस अमाउंट में अगर लोगों को ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे, वेजिटेबल, फ्रूट्स और अलग अलग सेक्टर की चीज़ें अच्छे से मिले लोगों को, तो हम बोल सकते हैं कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा। उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो अच्छी लाइफ जी पाएंगे, लंबी लाइफ जी पाएंगे, और उनके पास इनकम अच्छी होगी। और अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे आता है ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो फूड ग्रेन है, एक अभी कुछ चार्ट दिए गए हैं कि कितना ग्रोथ थी इंडिया में फूड ग्रेन की, अलग अलग पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना बड़ा और कैसा हुआ। अब देखो पॉपुलेशन तो बड़ी है तो साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ना ही पड़ेगा, पर अभी कितने अबेंडेंस में बढ़ा है हमें ये देखना है। पहला तो फूड ग्रेन, ये मैट्रिक टन में बताया गया है। 1950 और 51 में फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो 51 मैट्रिक टन था, और ये 2013-14 में लगभग 5 गुना हो गया है, 264.4 मैट्रिक टन। पल्सिस का था वो 8.4 था, अभी वो 19.6 हो गया है। शुगर केन का था वो 69 था, और अभी 348 हो गया है, लगभग ये 6-7 गुना बढ़ा। और जो ऑयल सीड का था 5.1 था, और 32.4 हो गया, ये भी 6 गुना बढ़ गया। और जो कॉटन का था वो 2.1 हुआ है, और 0.1 था 1950-51 में, और अभी ये 36.5 हो गया है। अभी आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन है वो किन किन में ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ा है, 6 गुना या 5 गुना बढ़ा है। पर पॉपुलेशन 1951 में 36 पॉइंट पता नहीं कितने करोड़ थी, और अभी वो 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन भी 5 गुना बढ़ी है। तो उसके हिसाब से जो ये ग्रोथ आई है उसमें कोई ज्यादा ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, हम ऐसा बोलेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन भी 5 गुना बढ़ी ही है। तो अगर 5 गुना अगर प्रोडक्शन भी बढ़ गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और बढ़ना भी चाहिए। पर किसी किसी में 5 गुना नहीं बढ़ा, किसी किसी में डबल हुआ है, या फिर 2.5 गुना बढ़ा है। तो ये भी एक नोटिसेबल बात है कि पल्सेस में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है जितनी जितनी पॉपुलेशन में आई है। तो 1951 में ये 551 मैट्रिक टन था जो फूड ग्रेन था। बस मैंने जो बोला है इसमें वही दिखाया गया है। अ, आगे कुछ और भी दिया है। ऑयल सीड था वो 5.1 था, फिर कॉटन का भी ट्रेंड दिखाया गया, हाँ वही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड दिखाए हैं वो काफी अच्छे तो हैं, पर पॉपुलेशन के हिसाब से इतने अच्छे नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्शन बढ़ा है वो 5 या 6 गुना बढ़ा है, और साथ में पॉपुलेशन भी 1951 से 5 गुना तो बढ़ी है। इसमें दिखाया गया कि 17 टाइम्स राइज हुआ है, पर पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और जो कल्टी अच्छा, इसका एक रीजन भी है बढ़ने का, क्योंकि जो कल्टीवेटेड लैंड है उसका यूज बढ़ा है, और जो हेक्टर वाइज प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी है। पर समझने वाली बात है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, और पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है नहीं, पर ये दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी आगे आता है बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम क्या देख रहे थे, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन एग्रीकल्चर के हम वो देख रहे थे, तो हमने देखा कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम कितना कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितनी दे रहा है, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ आई है। अब आगे आते हैं बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं कि बेस है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, कि जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलता है। तो अगर इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो समझने वाली बात है इंडस्ट्री भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और सस्ते में प्रोड्यूस करेगी। तो हम बोल सकते हैं जो रूरल एरियाज हैं बड़े मार्केट बन जाएंगे इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। और और 69% पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल एरिया में रहती है, और ये नोटिसेबल बात है कि अगर इस पॉपुलेशन की जो इनकम है इसके थ्रू बढ़ सकती है तो अच्छी बात है।
क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, बोल सकते हैं पॉपुलेशन में भी, और जो एम्प्लॉयमेंट है 49% एग्रीकल्चर में ही है लोग जो भी रूरल में रह रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया में जो लोग हैं 49% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर अगर एग्रीकल्चर का पार्ट बनता है और रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से खरीदता है तो लोगों को सस्ते में प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर में इनकम अच्छी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत बड़े अमाउंट पे रूरल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और ऐसा होगा क्या कि अगर रूरल के पास पैसा आएगा तो अलग अलग चीजें भी डिमांड करेंगे इंडस्ट्री से, तो एक साइकिल बन जाएगी, एक इकोसिस्टम बन जाएगा। लोग टेलीविजन डिमांड करेंगे, फ्रीज डिमांड करेंगे, बाइक डिमांड करेंगे, मोबाइल डिमांड करेंगे। अगर रूरल के पास इनकम अच्छी आई इसके थ्रू, जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर की उसके थ्रू, और जो वो बेचेंगे मार्केट में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू, तो ऐसा एक इकोनॉमिक सिस्टम, एक इकोनॉमिक चेन बन जाएगा। फिर आगे आता है लो प्रोडक्टिविटी का कॉज क्या है एग्रीकल्चर। अभी टोटल यहाँ पे 3 कॉज दिए गए हैं, एक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा अदर फैक्टर। देखो अभी इंडिया तो एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है और उसमें बहुत सारे अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो जो एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है वो लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की। और हम बोलेंगे कि इन रियलिटी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर और इनकम पर लेबर, वो हम मेजर करते हैं। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द ओवरऑल वर्ल्ड। तो इसके लिए टोटल 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा अदर फैक्टर। अभी हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पे। जो फार्मर्स हैं जो इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, जो फिजिकल, सोशल और लीगल फैक्टर है इंडस्ट्रियल फैक्टर्स के, वो नेगेटिव है इंडिया में। तो उससे होता क्या, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो बहुत कम है और बोल सकते हैं बहुत फास्ट नहीं है और बहुत छोटे लेवल पे होता है ये। तो एक बहुत बड़ा रीजन है लो प्रोडक्टिविटी का एग्रीकल्चर की। अब ये इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स क्या है, जैसे कई सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं और जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप में खुद की जो फार्मिंग करते हैं तो उसमें तो लेबर को एम्प्लॉयड करते हैं, फार्मर्स को एम्प्लॉयड करते हैं। तो उसमें जो सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और जो लीगल फैक्टर्स हैं वो अच्छे नहीं है उनके लिए। तो उससे होता क्या है, जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। फिर आगे कुछ जमींदारी सिस्टम आया, हालवारी सिस्टम आया, योतवारी सिस्टम आया ब्रिटिशर के टाइम पे। तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था तो ब्रिटिशर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो एग्रीकल्चर की जो फाइनेंस फैसिलिटी थी वो अच्छी नहीं थी। और जो मार्केटिंग सिस्टम था, जो लैंड ओनरशिप थी, ये सब एक काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जो फार्मर्स को सोशली, इकोनॉमिकली और फिजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। इन्हीं सब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की वजह से बहुत ही बड़ा नेगेटिव ग्रोथ दिखी गई है या फिर एक रेजिस्टेंस देखा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसके लिए भी बोल सकते हैं तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है काफ़ी कम रही है। अच्छा, अब ये ज़मींदारी सिस्टम क्या है, इसमें होता क्या था कि जो फार्मर्स हैं उनसे अगर जो ब्रिटिशर्स हैं वो टैक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोज करते थे, वो टैक्स इम्पोज करते थे और फार्मर्स वो टैक्स पे कर नहीं पाते थे। फार्मर्स टैक्स पे नहीं करते थे, जो उनके लैंड था वो उनसे छीन लिया जाता था। और अगर लैंड छीन लिया गया तो वो ज़मींदार को दे दिया जाता था। और वो ज़मींदार वो लैंड पे अपने ही फार्मर को, उनको टेनेंट बना देते थे, मतलब जो जिनकी ज़मीन है
उनसे वो ज़मीन छीन के उनको जो फार्मर्स हैं उनको उसी पे मजदूरी करवाते थे। तो उससे होता क्या था कि जो प्रोडक्शन है उसमें एक सेल्फ मोटिवेशन रहा नहीं, और फार्मर्स जो पहले ओनर थे वो लेबर बन गए। और इससे होता क्या था कि इससे प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ा कि ब्रिटिशर को सिर्फ पैसे चाहिए थे, उसको कोई भी प्रोडक्टिविटी पे कोई भी ज़्यादा ऐसा था नहीं कि एग्रीकल्चर आगे बढ़े। और फिर साथ में महाल वाली सिस्टम आया, रोत वाली सिस्टम आया, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम आया, जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था। तो इससे काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर पे अफेक्ट हुआ। और ये जो फैक्टर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। फिर आगे आता है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। अभी इसका ही पार्ट है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का। देखो, टोटल जो जो भी कलेक्शन सिस्टम थे उसमें जमींदारी सिस्टम था, महाल वाली सिस्टम था, ग्रोथ वाली सिस्टम था। तो इंडिया के जो इंडिपेंडेंस से पहले पहले होते थे, जो टेनेंट थे लैंड के वो लैंडलेस हो गए, और वो लैंडलेस लेबर थे। और जो कल्टीवेशन करते थे लैंड की, वो काफ़ी हद तक सब सिस्टम पे डिपेंडेंट थे और इससे एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और जो जो क्रॉप का शेयर है, जो क्रॉप का शेयर है वो फार्मर बढ़ा पा नहीं रहे थे कि वो अलग अलग जो टैक्स सिस्टम है और जो जमींदारी सिस्टम है उनसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और जो 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 अगर वो सपोज अगर वो 100 क्विंटल क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो उससे काफी हद तक बड़ा अमाउंट वो लैंड लॉर्ड को एज अ रेंट दे देते थे। मतलब उन्होंने अगर 50 सपोज 100 क्रॉप्स प्रोड्यूस किए, 60% वो जो क्रॉप्स थे, 60% क्रॉप थे वो लैंड लॉर्ड को देते थे। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि फार्मर को इंटरेस्ट था नहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से। वो एफर्ट नहीं डालते थे प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट वो दे देते थे। तो ज़्यादा जो इनोवेशन है वो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास होता था नहीं पैसे। कोई नई मशीन आई या फिर कोई नई टेक्निक आई, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं। और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो एज अ लैंडलॉर्ड को मिलता था एज अ रेवेन्यू। उससे हुआ क्या, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं, ज़्यादा पेस तक नहीं बढ़ा। एज अ रिजल्ट जो नेशन की रिक्वायरमेंट थी वो मीट नहीं हो पाई। और उससे हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी बहुत लॉस में गया। और लॉन्ग टर्म के लिए वो अभी भी बहुत हैंडीकैप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर को। टिलर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग रेंट कंट्रोल ऑफ लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए टिलर लैंड एक्ट आया। तो हुआ क्या कि जो ये जो एक्ट था वो फार्मर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहता था। और जो प्रोडक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बढ़ाना चाहता था। तो उससे हुआ क्या, जो सपोज एक जमींदार है, उसने अब जिसका लैंड है उसमें फार्मर काम कर रहे हैं, और उसमें फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो क्रॉप का वो खुद रख ले रहे हैं। तो उससे होता क्या था, फार्मर एक्सप्लॉइट होते थे और ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देते नहीं थे। और ये जो एक्ट आया के बाद फार्मर को बहुत राहत देने की ट्राई की गई, और फार्मर को जो प्रोडक्टिविटी है उस पर ज़्यादा बढ़ाने के लिए फोकस किया गया। पर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। और हम बोल सकते हैं कि इसलिए आज भी एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा हैंडीकैप्ड है इंडिया में। फिर आगे आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस की। अब देखो, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है इंडिया में वो पुअर्टी फेस कर रहे हैं इंडिया में आज भी। और एग्रीकल्चर फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए, और सीड्स को खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए फाइनेंस तो चाहिए। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे
तब इंडिपेंडेंस के टाइम से जो प्राइवेट मनी लैंडर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस में। 71.6% एग्रीकल्चर फाइनेंस वो मनी लैंडर से मैनेज किया जाता था 1951 में। मतलब जितने भी फार्मर काम कर रहे हैं, अगर उनको पैसे चाहिए वो प्राइवेट मनी लैंडर के पास जाते थे। मतलब जो होते हैं, जो गहने लेते हैं और फिर आपको पैसे देते हैं, और वो क्या वो स्ट्रक्चरल नहीं होते। वो हम बोल सकते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और उसके ऊपर किसी का कंट्रोल है नहीं। वो फार्मर्स को इजीली ज़्यादा रेट पे अपने पैसे देते थे और उनको एक्सप्लॉइट करते थे। कई फार्मर जो अनपढ़ है उनको जो जो उनको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं आता, तो वो उनसे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी या फिर 10 या 15 साल के लिए कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ मनी उनसे लेते थे और फिर बोलते थे कि आप अपना अमाउंट चुका नहीं पा रहे हो, और उनसे उनकी लैंड भी ले लेते थे। मतलब वो जो काम कर रहे हैं उससे उनकी जमीन भी हड़प लेते थे जो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे, और वो काफी हाई रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते थे। तो हम इसे बोल सकते हैं काफी हद तक मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता था और इससे फार्मर जो है वो एक्सप्लॉइट होते थे। ये 1951 की बात है, अभी की नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने जो है वो काफी नेशनलाइज्ड बैंक खोले, जिसने जो मनी जो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे इम्पोर्टेंस कम कर दी गई, और जो इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट ने एक्सपांड किया, और गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक्स बनाए 1975 में। और नेशनल बैंक जो था फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, वो 1982 में आया। अब जो आपको मैं डेट बता रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस वो कब एक्सपांड हुआ और कब रीजनल रूरल बैंक्स बने, उसका जो डेट है वो याद रखना, 1975 में हुआ ये। और जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी जो डेट है, मतलब इसका जो ईयर है बनने का, वो आप याद रखना, 1982 में बना था ये नबार्ड। और इस इन सब एफर्ट्स के कारण तो मनी लेंडर का जो रोल है एग्रीकल्चर में, तो प्राइवेट मनी लेंडर है वो 71% से लेके 27% तक गिर गया। और जो एंटायर एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो ये इंस्टीट्यूशन मैनेज करती थी, ये नबार्ड और जो रीजनल रूरल बैंक्स है। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फार्मर थे ज़्यादा हायर कॉस्ट पे कर रहे थे पहले क्रेडिट को मिलने के लिए, और उससे होता क्या था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से कम हो जाती थी, और जो एग्रीकल्चर है उसमें ग्रोथ आती नहीं थी। और जो अगर प्रॉफिट कम होगा तो उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की इच्छा भी नहीं होगी, और तभी फार्मर की जो पुअर्टी है वो अच्छी नहीं होगी, और तभी काफी हद तक उनकी इनकम कम रही थी। पर आज वो हालत नहीं है। आज काफी इंस्टीट्यूशन जो है वो फार्मर को सपोर्ट करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, वो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक सुधार आया है एग्रीकल्चर फाइनेंस में एज कम्पेयर टू 1951। फिर आगे आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। होता क्या था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है विलेज के एरिया में वो अडिक्वेट नहीं थी, और बोल सकते हैं अच्छी नहीं थी। और जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है एग्रीकल्चर में वो अच्छी कनेक्टिविटी फार्मर्स को प्रोवाइड नहीं करती थी। और जो एग्रीकल्चर मार्केट्स है वो अलग अलग रेट पे प्रोड्यूस करते हैं, और उससे होता क्या है कभी कभी फार्मर को इनकम अच्छी नहीं मिलती। अलग अलग रेट क्यों आते हैं? अलग अलग सीजन के हिसाब से फार्मर को अलग अलग रेट मिलते हैं। मतलब किसी किसी सीजन में एक पर्टिकुलर सब्जी की या पर्टिकुलर क्रॉप की डिमांड अच्छी होती है, तो उस टाइम पे फार्मर को अच्छा रेट मिलता है। और कभी कभी उनको अच्छा रेट नहीं मिलता क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इन सब चीज़ों की डिमांड नहीं है।
तो इससे भी जो फार्मर को प्राइस है और जो उनका प्रॉफिट है काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। हम बोल सकते हैं जो मेजोरिटी ऑफ केसेस है इंडिया में वो होर्डिंग के होते हैं, और तो ट्रेडर को बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ट्रेडर है वो बहुत बड़े अमाउंट में फार्मर से, जैसे हज़ारों किलो में सब्जियां अपने आप रखता है और होल्ड करता है, और उनकी मार्केट में कमी करता है, और वो धीरे धीरे करके उन सब्जियों को मार्केट में बेचते हैं ज़्यादा दाम पे। तो उसको हम बोलते हैं होर्डिंग। सपोज एक जो व्यापारी है ने तो मार्केट में 20 से 25 हज़ार किलो कांदे खरीद के अपने पास रख लिए। तो उससे हुआ क्या, मार्केट में कांदों की कमी पड़ गई। कांदों की कमी पड़ी तो उसका प्राइस जो पहले 20 रुपए था वो 80 रुपए हो गया। और जब ये प्राइस 80 रुपए होगा, तब वो व्यापारी जिसने कांदे ऑलमोस्ट 5 या 6 रुपए में खरीदे होंगे किलो में, वो 80 रुपए में बेचना चालू करेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे कांदे होर्डिंग किए थे, और उसके थ्रू ये कांदे बहुत महंगे भाव में बिकेंगे। और अगर ये व्यापारी इसको इसको 70 रुपए में बेचता है, तो सामने वाला जो जो रेडी वाला है उसको 100 रुपए किलो बेचेगा। तो ऐसे करके जो सब्जियों का प्राइस है वो बढ़ता है, और फार्मर भी एक्सप्लॉइट होते हैं और पब्लिक भी एक्सप्लॉइट होती है। और जो फार्मर्स हैं और जिन्होंने पहले से उधार लिया है, वो और ज़्यादा फोर्स होते हैं कि अपने जो क्रॉप है उसको सस्ते में बेचें। मतलब अगर एक फार्मर को अपना इंटरेस्ट चुकाना है, अपना पैसे चुकाने हैं, तो जो अपने क्रॉप है वो सस्ते में बेचना पड़ेगा उसको, बस वो रेडी हो जाएगा अपने क्रॉप को सस्ते में बेचने के लिए लोकल लैंडर्स को और ब्रोकर्स को। और फार्मर को बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है इन सब के बारे में, और बहुत कम नॉलेज होती है इस मार्केट के बारे में और मार्केट रेट्स के बारे में, सेलिंग प्रोसीजर के बारे में। तो फार्मर बहुत इजीली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं इससे। तो हम बोल सकते हैं कि फार्मर को इन सब जो प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रॉब्लम, से काफ़ी हद तक कम रिटर्न मिलता है, और बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो पैसेमिस्ट हो जाते हैं। तब वो एग्रीकल्चर के थ्रू उनको नफरत आने लगती है, और वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इनोवेशन नहीं करते, एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ट्राई करते नहीं है, क्योंकि तो उससे अच्छा रिटर्न मिल नहीं रहा। समझ रहे हो? तो अगर इस एक इंसान को एक पर्टिकुलर सेक्टर से अगर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, तो उस इंडस्ट्री उस सेक्टर के प्रति पेसिमिस्ट हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कम इंटरेस्टेड हो जाता है। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। बाकी जो हम पढ़ेंगे बाकी हम कल पढ़ेंगे। और ये पहला हाफ था, बाकी सेकंड हाफ चैप्टर का मैं कल अपलोड करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना। और अगर आपको मेरा वीडियो और अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना, शेयर करना, कमेंट करना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी हम कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।